Hello everyone. So we were doing our chapter fund flow statement. So उसका मैंने आपको जो भी थ्योरी वाला पार्ट था या जो भी फॉर्मेट्स थे उसके अंदर समझने वाले टॉपिक्स थे पिछले 5 पार्ट्स के अंदर मैं कवर कर चुकी हूँ। अगर आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझना है तो आप पहले जाके प्लीज़ वो 5 पार्ट्स में थ्योरी और जो भी टॉपिक्स हैं उनको समझ के आइए, उसके बाद ही ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आएगा। तो अगर हम अब इसकी शुरुआत करते हैं, ये बुक है मेरे पास वीके पब्लिकेशंस की, जिसकी चैप्टर में ये इलस्ट्रेशन 11th है, जो मेरे अकॉर्डिंग एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है। बिकॉज इसके अंदर हम लोग प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट भी बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट भी बनाएंगे, एसेट अकाउंट भी बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अकाउंट्स भी बनेंगे, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स तो बनेंगी ही। सो ऑलमोस्ट क्या है, इसके अंदर कवर हो रहा है पॉइंट्स। तो एक बारी हम इसी क्वेश्चन को करेंगे, और अगर आप इसकी अब ध्यान दें तो एक बारी क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले अपने को यहाँ पे एक बैलेंस शीट दे रखी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट 2 ईयर्स की होएगी, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। उसी तरह से अपने को बैलेंस शीट दे रखी है 2 ईयर्स की, जिसके अंदर अपने को अब सबसे पहले दे रखी है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स। जैसे अपनी नॉर्मल अपन बैलेंस शीट बनाते थे वही दे रखी है। शेयर होल्डर फंड दे रखे हैं, जिसके अंदर शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज़ दे रखी हैं, जिसके अंदर अपने पास डिबेंचर्स हैं। फिर करंट लायबिलिटीज़ दे रखी हैं, जिसके अंदर अपने पास क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल हैं। और अपने को क्या दे रखा है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। तो अपन ने देखा है कि प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन से रिलेटेड क्या एंट्रीज करनी है। तो एक बारी अपने को यहाँ से दिख गया कि अपने को एक तो 2 वैल्यूज़ तो ऑलरेडी मिल गई प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन की। उसके बाद अपने पास एसेट्स दे रखी हैं, जिसके अंदर अपने पास नॉन करंट एसेट्स हैं और करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट में अपने को फिक्स्ड एसेट्स भी दे रखी हैं, जो कि प्लांट और मशीनरी हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दे रखी हैं। और करंट एसेट के अंदर स्टॉक, डेटर एंड बैंक बैलेंस है। इस तरह से इन्होंने अपने बैलेंसेस मैच कर दिए एसेट एंड लायबिलिटीज़ के। उसके बाद अपने पास यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस हैं, तो अपन सबसे पहले उनको देखेंगे। तो मतलब मेनली हमने इनकी एंट्रीज सारी करनी होती हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको शुरू करेंगे तो अपने को देखो यहाँ पे प्लांट और मशीनरी के बारे में कुछ दे रखा है कि एक प्लांट और मशीनरी थी जो 50,000 की थी, उसको अपन ने 30,000 में बेच दिया, जिसके ऊपर डेप्रीसिएशन था 25,000 का, कि 25,000 का उसके ऊपर ऑलरेडी डेप्रीसिएशन था। वैसे 50,000 की वो मशीनरी थी और अपन ने उसको 30,000 में बेच दिया। तो देखो, वैसे एक बार थोड़ा सा अपन बेसिक देखें तो आप हमेशा मशीनरी की वैल्यू में से, मतलब किसी भी की एसेट की वैल्यू में से सबसे पहले डेप्रीसिएशन काटते होते हैं, और फिर उसके बाद उसकी एक्चुअल वैल्यू में से अपन सेल वाली अमाउंट लेस करके अपन देखते होते हैं कि अपने को क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ। तो यहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हैं, एक बारी ओरली देखें तो 50,000 की मशीनरी थी, ठीक है, उसमें से अपन ने डेप्रीसिएशन काट दिया 25,000 का, तो कितने रह गए, 25,000 रह गए। मतलब मशीनरी की वैल्यू कितनी रह गई, 25,000। बेच कितने में दी, 30,000 में। तो अपने को 5,000 का यहाँ क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये सब चीज़ें अपन मशीनरी अकाउंट में चल के देखेंगे, एसेट अकाउंट में चल के देखेंगे। और उसके बाद अपने पास देखो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन दे दिया ड्यूरिंग द ईयर। मतलब अपने को प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन कितने दे दिए, 3 दे दिए, है ना। ड्यूरिंग द ईयर भी दे दिया और प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का भी दे दिया। यहाँ से ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि अपने को अब प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन को एज अ नॉन करंट लायबिलिटी ट्रीट करना है। और हमने पढ़ा था कि प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अगर नॉन करंट लायबिलिटी होएगी तो वर्किंग कैपिटल के अंदर वो नहीं आएगी, बाकी दोनों अकाउंट्स के अंदर जाएगी, और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का अकाउंट भी बनेगा। उसके बाद डिवेंचर्स जो हैं वो 6% प्रीमियम के ऊपर रिडीम हुए, तो अपने पास प्रीमियम भी है डिवेंचर के रिडम्पशन के टाइम का। तो डिवेंचर्स अपने को यहाँ से दिख रहे हैं कि पिछले साल 1 लाख के थे, अब 50,000 के रह गए। मतलब अपन ने रिडीम कितने कर लिए होंगे, वापस कितने ले लिए होंगे, 50,000 के ले लिए होंगे। तो 50,000 का अपन 6% निकाल के वो अपन क्या कर देंगे, उसका प्रीमियम ऐड कर देंगे। उसके बाद अपने पास कुछ इन्वेस्टमेंट थी 12,000 को कि अपन ने बेची है, ठीक है। अपने पास इन्वेस्टमेंट थी, तो देखो इन्वेस्टमेंट कितनी है, पिछले साल कितनी थी 40, अब कितनी पड़ी है 35,000। मतलब कितनी कम हो गई इन्वेस्टमेंट, 5,000 की इन्वेस्टमेंट कम हो गई। तो अपन ने वो इन्वेस्टमेंट 12,000 में बेची है, तो अपने को कितना प्रॉफिट हो गया, 7,000 का प्रॉफिट हो गया। सेल प्राइस का
20%, वो मैं आपको बाद में निकाल के दिखाऊंगी। फिर अपने पास मशीनरी के रिलेटेड करंट ईयर डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, तो अब इसको अपन ध्यान से देखेंगे। तो अपने पास प्लांट एंड मशीनरी को आप कैसे लेंगे, ग्रॉस मेथड से लेंगे या नेट मेथड से लेंगे। जब अपने पास करंट ईयर डेप्रिसिएशन गिवन होता है उस केस में हम इसको ग्रॉस मेथड से लेते हैं, हम डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बनाते हैं। और अब देखो करंट ईयर डेप्रिसिएशन है मशीनरी का 35,000, तो अपना यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि अपने पास मशीनरी से रिलेटेड उसकी सोल्ड वाली एंट्रीज दे दी, ठीक है। लेकिन बैलेंस शीट के अंदर अपन ने देखा कि प्लांट एंड मशीनरी की सिर्फ वैल्यू दे रखी थी, उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशंस दे रखे थे प्रीवियस और करंट ईयर के, नहीं दे रखे थे। अपने पास सिर्फ एक ही डेप्रिसिएशन है, 3 नहीं है। जब 3 नहीं है तो अपन डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, और प्लांट एंड मशीनरी की जो भी ट्रीटमेंट होएगी वो नेट मेथड के अकॉर्डिंग होएगी, सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा। उसके बाद अपने को कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी दे रखी है, जिसके अंदर क्या है अपने पास प्रपोज डिविडेंड। अपन ने प्रपोज डिविडेंड देखा था कि प्रीवियस ईयर का डिविडेंड कहाँ जाता है और करंट ईयर का डिविडेंड कहाँ जाता है, ठीक है। अब अपन इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये सॉल्यूशन मैं आपको बुक का सॉल्यूशन से नहीं, थोड़ा जो लिखा हुआ है वहाँ से बता देती हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आई गेस। सो लेट्स हॉप इनटू दैट। अब जैसा कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमें सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने हमें क्या कुछ बनाने के लिए बोला है, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाओ, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाओ और फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनाओ। तो अपन ये 3 अकाउंट इसके अंदर बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन शुरू करेंगे शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाने में। जैसे कि अपन ने देखा कि वर्किंग कैपिटल का अकाउंट के अंदर अपन क्या करते हैं, जो भी अपने पास बैलेंस शीट होती है वो अपन एज इट इज़ उठा के यहाँ पे लिखते हैं और अपन उसका इफेक्ट चेक करते हैं। तो इस तरह से परफॉर्मा बना लेंगे, पर्टिकुलर्स लिख देंगे, प्रीवियस ईयर करंट ईयर लिख देंगे और इफेक्ट लिख देंगे, इंक्रीज और डिक्रीज लिख देंगे। अब सबसे पहले अपन जाएंगे अपने, अब इसके अंदर अपने को क्या लेनी होती हैं, जो हमारी बैलेंस शीट की करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हमारे पास में थी स्टॉक, डेटर्स और बैंक बैलेंस। जो प्रीवियस ईयर का था वो लिख दोगे, करंट ईयर का था वो लिख दोगे, सब कुछ लिख दोगे। जैसे यहाँ 75,000, 90,000, 40, 50, 20, 28। अब इसका इफेक्ट देखेंगे तो अपने को पता है करंट एसेट्स का जो इफेक्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो जैसे कि यहाँ पे 75 से 90 इंक्रीज़ हो गई 15,000, तो इंक्रीज़ में डाल दिया। ये 40 से 50 इंक्रीज़ हो गई 10, इंक्रीज़ में डाल दिया। ये 20 से 28 8,000 इंक्रीज़ हो गई, इंक्रीज़ में डाल दिया। यहाँ से इनके टोटल अपन ने लिख लिए जो अपने ये इनके बनते थे, इसका टोटल अपन नहीं करते होते। उसके बाद अपन जाएंगे अपने करंट लाइबिलिटीज़ की तरफ। करंट लाइबिलिटीज़ में अपने पास यहाँ पे गिवन है क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। तो उसकी तरफ जब जाते हैं तो अपने पास आ जाएंगे क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। क्रेडिटर के अंदर अपन देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के कितने हैं 40,000 के और करंट ईयर के कितने हैं 35,000 के। फिर बिल्स पेएबल प्रीवियस ईयर के 10 हैं और अब 8 हैं। अब अपन इसके अंदर जो इफेक्ट लिखेंगे वो उल्टा लिखेंगे। जैसे कि अपने पास यहाँ प्रीवियस ईयर में कितने थे 40,000, अब कितने रह गए 35, 5,000 क्या हो गए डिक्रीज़ हो गए, लेकिन लिखेंगे कहाँ इंक्रीज़ के अंदर। फिर बिल्स पेएबल 10 के थे 8 के रह गए, डिक्रीज़ हो गए 2,000 से, लिखेंगे कहाँ इंक्रीज़ के अंदर, और इसका भी टोटल हम कर देंगे। अब हम अपनी फाइनल निकालेंगे वर्किंग कैपिटल, मतलब उसके अंदर क्या इफेक्ट है। तो वर्किंग कैपिटल हमें पता है कि क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो 1,35,000 में से 50,000 लेस करने के बाद अपने पास प्रीवियस ईयर की वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 85,000 और करंट ईयर की 1,68,000 में से 43,000 लेस करने के बाद क्या आ जाएगी 1,25,000। तो अब अपने को यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि अपनी प्रीवियस ईयर में 85 थी, करंट ईयर में 1,25,000 हुई है, जिससे कि अपने को दिख रहा है कि 40,000 से अपनी वर्किंग कैपिटल क्या हुई है इंक्रीज़ हुई है। तो 40,000 जब इंक्रीज़ हुई है तो वो कहाँ जाएगा, इंक्रीज़ तो लिखेंगे ही क्योंकि इंक्रीज़ हुई है, लेकिन वर्किंग कैपिटल का रेशो भी अपन कैसे लिखते हैं उल्टा लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं। तो डिक्रीज़ वाले कॉलम में वर्किंग कैपिटल का 40,000 डाल देंगे। अब जब अपन इसका टोटल करेंगे और इस साइड का टोटल करेंगे अपने को क्लियरली यहाँ पे टोटल इक्वल दिखेंगे। अगर इक्वल नहीं आ रहे तो समझ लेना आपका ये स्टेटमेंट गलत जा रहा है। इसको मतलब इसका सही पहचानने का तरीका यही है। तो ये 40 और ये 40 आ जाएगा। उसके बाद जहाँ पे भी कम ज़्यादा है, जैसे अगर इस साइड कम है तो 40,000 इस साइड डाल के बैलेंस कर दो। अगर डिक्रीज़ होता तो डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल हम यहाँ लिख देते, लेकिन हमारे पास इंक्रीज़ है तो हम इंक्रीज़ लिख देंगे।
अब हम हमारे नेक्स्ट अकाउंट के ऊपर जाएंगे जो है फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। फंड फ्रॉम ऑपरेशंस में हमने देखा था कि नेट प्रॉफिट में से सब कुछ करते हैं। अब नेट प्रॉफिट अपन ने देखा क्वेश्चन के अंदर ना तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सीधा सीधा दे रखा है ना यहाँ दे रखा है। तो जिन केसेस में अपने को नेट प्रॉफिट नहीं क्लियरली दिया होगा, यहाँ से अब देखो एक पॉइंट क्लियर हो गया। अगर क्लियरली लिखा हुआ है कि नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ये है, वो तब तो अपन सीधा वही डाल देंगे। लेकिन जब नहीं दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस लिख देंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो अपने पास कितना है, क्लोजिंग रिजर्व कितना है, करंट ईयर का कितना है 1,90,000, प्रीवियस ईयर का कितना है 1,10,000, नेट प्रॉफिट आ गया 80,000। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसमें ऐड करने वाले काम करेंगे। ऐड अप करने वाले काम अपने पास कौन कौन से होते हैं, जो भी हमने P&L के अंदर लेस करे हुए होते हैं, तो वो सब कैसे पता लगेंगे। तो अब अपन अपने क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और उसके अंदर सब कुछ उठा के देखेंगे कि अपने को देखेंगे कि शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस की कोई एंट्री है। शेयर कैपिटल की अपने को पता है यहाँ कुछ नहीं होती, रिजर्व एंड सरप्लस की होती थी, प्रॉफिट की जगह वो अपन ने कर दी, इसका काम कर दिया। करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स का काम भी कर दिया। अब क्या रह गई अपने पास, डिबेंचर्स रह गए। डिबेंचर्स के ऊपर अपने को यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ था कि 6% का क्या है, प्रीमियम है। तो प्रीमियम जब भी होगा डिबेंचर के ऊपर, उसको अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो डिबेंचर्स कितने के हमने रिडीम करे, 5,000 के। 5,000 का जब आप 6% करोगे क्या आ जाएगा, सॉरी 50,000 का 6% करोगे तो क्या आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा प्रीमियम ऑन डिबेंचर। फिर अपन नेक्स्ट पे जाएंगे, अपने यहाँ करंट लायबिलिटी से रिलेटेड थी और कुछ भी नहीं था। अब अपने पास यहाँ था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अपन ने जब अपन क्वेश्चन रीड कर रहे थे उसी टाइम ये चीज़ नोटिस कर ली थी कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इन्हीं दोनों अकाउंट्स के अंदर जाएगा। और अपने को पता है अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को अगर अपने को फंड फ्रॉम ऑपरेशंस में डालना होएगा, उसके लिए अपने को उसका पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलो पहले प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट देख लेते हैं। तो जब अपन प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अब अकाउंट बनाने जाएंगे, सबसे पहले अपन इसके बैलेंसेस लिखेंगे। बाय बैलेंस BD में प्रीवियस ईयर का बैलेंस क्या है, प्रीवियस ईयर का बैलेंस 15,000 डाल दिया। टू बैलेंस CD में करंट ईयर का बैलेंस डाल देंगे 20,000। उसके बाद अपन क्या डालेंगे, जो अपनी प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन ड्यूरिंग द ईयर है बाय P&L अकाउंट के अंदर, जो अपनी ड्यूरिंग द ईयर अपने को प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन गिवन है, उसको अपन इस P&L अकाउंट के अंदर डाल देंगे। बाय वाली साइड 13,000, और अपने को पता है ड्यूरिंग द ईयर वाली ही प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन कहाँ जाती है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन में जाती है। तो अपन ने ये भी डाल दी 13,000, ठीक है। अब उसके बाद अपन यहाँ पे बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंसिंग यहाँ पे कितना आया, 15,000 प्लस 13,000 28। तो यहाँ पे भी 28 रखना है। 20,000 अपने पास पड़ा है करंटली, तो अपने पास कितना बैलेंस रह गया, बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया 8,000। और अपने को पता है जो ड्यूरिंग द ईयर होता है वो फंड फ्रॉम ऑपरेशंस में जाता है, जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आता है। तो 28,000 करके प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट हम बना देंगे, ठीक है। अब अपन जब फंड फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट अपने पास अब क्या रह गई, फिक्स्ड एसेट्स रह गई और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रह गई। तो फिक्स्ड एसेट के अंदर अपने को पता है कोई भी एसेट्स है, मान लो मतलब नॉन करंट एसेट्स के सेल और परचेज से रिलेटेड जो भी उसके अंदर प्रॉफिट और लॉस होता है वो अपा फंड फ्रॉम ऑपरेशन में लिखते हैं। तो अब अपने को ये भी डिटरमाइन करना पड़ेगा कि मशीनरी के टाइम कितना प्रॉफिट लॉस हुआ और इन्वेस्टमेंट के टाइम कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। ये अपने को पता है कि कैसे पता लगेगा, जब अपा मशीनरी और इन्वेस्टमेंट के सेपरेट अकाउंट्स बनाएंगे। तो ये भी अभी तक हमें डिटरमाइन नहीं हो पाए, ठीक है। उसके बाद अपा इसके अंदर और क्या रह गया, लास्ट डालने वाला डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी अपने को पता है कैसे निकलेगा, जब अपा उसका पूरा अकाउंट बनाएंगे। तो अभी तक अपा डेप्रिसिएशन भी डिटरमाइन नहीं कर पाए। लेकिन अब अपा ने देखा यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कि अपने को तो एसेट का अकाउंट बनाने के लिए अपने को तो नेट मेथड यूज़ करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बनाना ही नहीं। जब नहीं बनाना तो जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन पड़ा है 35,000, वही 35,000 यहाँ डाल दो, मतलब ऐड कर दो, क्योंकि डेप्रिसिएशन अपन ने वहाँ से लेस करा होगा, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन लेस करा होगा, किसी भी तरह का अगर अपन ने वेंचर पे प्रीमियम दिया है वो सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये सब चीज़ें ऐड कर दी 80,000 में, ठीक है। अब अपने पास कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी में प्रपोज डिविडेंड था। अपने को पता है प्रीवियस ईयर का डिविडेंड
फंड फ्रॉम ऑपरेशंस में, और फंड फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड, और करंट ईयर का डिविडेंड फंड फ्लो स्टेटमेंट की एप्लीकेशन साइड आता होता है। ये देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट की एप्लीकेशन साइड आता होता है। तो यहाँ पे अपन ने अब इसका प्रपोज डिविडेंड पेड भी ऐड कर दिया 20,000। तो 80,000 में ये सब ऐड करने के बाद अपने पास कितना आ गया, 1,51,000। अब अपा इसके अंदर से अपना लेस वाली चीज़ें देखेंगे। अपने को पता है लेस क्या होएगा, कुछ अपने को मिला है तो इसी की जगह डिविडेंड पे की जगह डिविडेंड रिसीव्ड होता तो अपा वो लिख देते, ठीक है। और उसके अलावा अगर अपने पास प्रॉफिट आता तो वो हम यहाँ से लेस कर देंगे। अगर इन केस हमें नहीं पता अभी तक कि हमारा प्रॉफिट आया कि लॉस आया, क्योंकि हमने अभी तक उसका अकाउंट नहीं बनाया, ठीक है। अगर इन केस हमारे पास लॉस आ जाए इन मशीनरी और इन्वेस्टमेंट का, तो वो लॉस हम ऐड कर देते। अब अपने को नेक्स्ट काम क्या करना है, आगे बढ़ने से पहले मशीनरी अकाउंट बनाना है और इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। चलो फिर वो बनाएं। वीडियो एक्चुअली बहुत लंबी हो रही है, सो इस क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर पॉसिबल हुआ तो। अदरवाइज़ प्लीज़ आप चेक कर लेना। उसके पार्ट 7th में होगा लास्ट वाला पार्ट, उसमें देख लेना बचा हुआ पार्ट। थैंक यू।